हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। तो आज के सेशन में हमारे साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी है और इनका एसबीआई जो क्लर्क है 2020 वो क्लियर हुआ है, जिसका की रिजल्ट 24 दिसंबर को आया है। इस सेशन में हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी जो प्रिपरेशन थी तो वो कैसे थी, कब स्टार्ट किया, कौन सा अटेम्प्ट था, कौन से इनके वीक पॉइंट्स थे, उसको कैसे कवर किया। तो जो भी न्यूमेरस क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मेरे अपने मन में भी हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो बच्चों ने भेजे हैं, स्टूडेंट्स ने भेजे हैं कि ऐसे से कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई पीओ आने वाला है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ा चैलेंज जो था इस एग्जाम में वो ये था कि प्रीलिमिनरी रिजल्ट के बाद जो मेंस का एग्जाम था उसमें 10 ही दिन में थे, तो उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया। तो वो सारी बातचीत इसमें करने वाले हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं प्रमिला जी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन मिस प्रमिला। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? Thank you, sir. I'm from Assam. ओके। एंड वहाँ की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, ये कट ऑफ कितनी गई है वहाँ पे? वहाँ के जनरल की कट ऑफ गई है सर 81.75। एंड हाउ मेनी मार्क्स हैव यू स्कोर्ड? आपके मार्क्स कितने रहे? 98। ओके, वेरी गुड। तो ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। Sir, my attempt was 119, 119. ओके। So I thought it would be 102 or 3. पर ठीक है, इतना 4-5 मार्क्स का डिफरेंस चलता है। ओके। ओके। सो अब थोड़ा सा ये बताइए कि आप सिर्फ जो है वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे या फिर साथ में एसएससी की या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की, क्या तैयारी कर रहे थे, मतलब नहीं सिर्फ नहीं बैंकिंग? नहीं, ओनली बैंकिंग। ओके। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? I have started preparation in 2019 April। ओके, वेरी गुड। मतलब 2019 मार्च में मेरी शादी हुई थी। हम्म। उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है बैंकिंग के। ओके ओके ओके। एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड दिस एग्जाम टेक? इससे पहले आपने कितने एग्जाम्स दिए जो नहीं हो पाए, या फिर ये पहला अटेम्प्ट था? नहीं नहीं नहीं, इससे पहले 2019 में मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था, उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। आईबीपीएस क्लर्क का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। और दोनों का ही पीओ प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, मतलब एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। ओके। और इस साल मैंने एसबीआई क्लर्क कल का प्रीलिम्स क्लियर किया है, और साथ में मेरा आरबीआई असिस्टेंट का भी प्रीलिम्स क्लियर किया था, पर उसका मेंस नहीं हुआ। आखिर में जाके तीनों प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, तीनों मेंस के फेलियर के बाद एक हुआ है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि पहले आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, उसके बाद ये फोर्थ अटेम्प्ट है। हाँ 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 हाँ, मेंस का फोर्थ अटेम्प्ट है। ओके ओके, वेरी गुड। एंड स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि टारगेट बेस्ड आप पढ़ते थे या फिर टाइम बेस्ड आपकी जो स्टडी होती थी, वो क्या ओरिएंटेशन क्या होती थी बेसिकली? सर देखिए, कोई फिक्स्ड आवर तो ऐसा नहीं होता था डेली का। जैसे हम्म। जैसे एग्जाम पास आता जाता है, आपको ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ता है कंपैरेटिवली अदर डेज। और ओके। डेफिनेटली टारगेट ओरिएंटेड ही रहता है, जैसे मतलब 2-3 आर्टिकल एक दिन में पढ़ना है, 2 मॉक देना है, या फिर हम्म। मेंस का 2 डीआई करना है। ऐसे टारगेट ओरिएंटेड ही पढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा वैरी करता है। ओके। एंड मतलब कहने का ये है कि इनकी जो प्रिपरेशन रही है वो टारगेट ओरिएंटेड रही है, टाइम ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि दिन में आपको ज्यादा घंटे पढ़ने से ज्यादा एफिशिएंसी निकल आएगी। तो बेसिकली आपको एफिशिएंसी पे काम करना है, बजाय कि आप टाइम पे काम करें, राइट? और उसके बाद आप अपनी सोशल लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा सा। जब आप यस सर। प्रिपरेशन कर रहे थे उसके बाद जो आपकी सोशल लाइफ थी, आपने उसको लिमिट किया, डिस्कनेक्ट किया, कट ऑफ कर दिया, या फिर आप रेगुलर थे वहां पे? नहीं 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 सर, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा जो भी फैमिली है सब कुछ है हम्म। वेस्ट बंगाल में। आसाम में कोई है ही नहीं कि जिनके साथ मैं सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी। तो ऐसा मतलब मेरा पूरा टाइम थोड़ा बहुत घर का काम ही होता था और पढ़ाई होता था, और कुछ नहीं था। ओके, मतलब आपका सोशल जो सर्कल था वो पहले से ही लिमिटेड था, मतलब काइंड हाँ इंट्रोवर्ट कह हाँ सकते हैं, हाँ। राइट?
ओके ओके। हाँ और उसके हाँ। बाद सेकंड थिंग ये पूछनी है कि बीइंग मैरिड राइट, हाउ डिड यू गेट टू मैनेज दिस एग्जाम? मतलब आप कैसे मैनेज करते थे कि आपको पढ़ाई भी करनी है, घर के काम भी करने होते होंगे ऑब्वियसली। सर देखिए, बाकी जो मैरिड वुमेन होते हैं उनसे थोड़ी मेरी डिफरेंट है, क्योंकि मेरा घर मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ रहते हैं, ऐसा नहीं कि इन लॉज और फैमिलीज भी रहते हैं, तो ओके हम दोनों एडजस्ट कर लेते थे। आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू स्टडी, नो इशू फॉर ओके टाइम। ओके। हाँ, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट था कि आप इन लॉज के साथ नहीं रहते, हम्म आप अपने फैमिली के हम्म। साथ। ठीक है, तो वेरी गुड। और इसके बाद चलो हम बैंकिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं, कोर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि बैंकिंग के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर यू फाइंड दीज इयर्स की हमें वो बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर क्या है? हाँ सर, देखिए प्रीलिम्स तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लियर कर ही लेते हैं, पर हम्म। मेंस में की फैक्टर है आपका जीए। ओके। तो और ये वाला जो एग्जाम है, मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट जो आया था प्रीलिम्स का वो 20 अक्टूबर को आया था, और जो मेंस था वो 31 अक्टूबर को था, तो 10 दिन ही मिले थे। तो उसमें आपने कैसे मैनेज किया कि 10 दिन में ही आपने मेंस की प्रिपरेशन की, या फिर पहले से ही मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, पहले से ही जीए पढ़ रहे थे? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर जीए देखिए, जब मेरा लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हुआ था मेंस में, तो मुझे हम्म एक ही बात समझ में आई थी कि मेरा जीए के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आप चाहे कितना भी हम्म एलिगेंस क्यों ना हो, आपका हम्म आपको टाइमिंग इतना वहाँ पे कंस्ट्रेंट रहता है, आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पर हम्म जीए एक ऐसा फैक्टर है कि आपको अगर पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। हम्म तो इसलिए मैंने तभी से सोचा था कि जीए पर ही सिर्फ काम करना है। मैं डेली बेसिस पे पढ़ती थी, मैं वीकली रिवाइज करती थी, तो इसलिए जो 10 दिन का था ना, तो 10 दिन में मुझे ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं हुआ था कि बहुत ज्यादा जीए हम्म कवर करना है। मेरा ऑलमोस्ट रेडी था, तो बस रिवाइज करते जाना था। which basically means कि you have already been preparing for GA, right? आप पहले से जीए पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। तो राइट। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि उनसे हम्म। जब मैं देखता हूँ ग्रुप्स में वो क्वेश्चन करते हैं कि जीए की कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यू की कहाँ से प्रिपरेशन करेगा, अगर पीओ की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे उनको मॉक करते हैं कि पहले आप प्री तो क्लियर कर लो फिर देखेंगे जीए वगैरह। तो इस चीज को लेकर बहुत मॉक किया जाता है। तो वही इन्होंने जो बताया कि आपको जो जीए है वो भी साथ ही साथ प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आप 10 या 12 दिनों में, क्योंकि एग्जाम इतने अनसर्टन है कोविड की वजह से, इतनी अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता कि मेंस का या प्री का रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा, उनके बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा। तो पिछले 6 या 8 महीने की जो आपको जीए करनी होती है वो भी इतनी थॉरली डेप्थ में करनी होती है, तो वो पॉसिबल नहीं रहता इतने कम टाइम में करने का, राइट? तो आप अपनी जीए के, राइट। हाँ जीए के अपने प्रिपरेशन कैसे की, या फिर आपके सोर्सेज क्या थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आप थोड़े से शेयर कीजिए बच्चों के साथ में। बच्चे बहुत चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। सर देखिए, मेरा मेमोरी थोड़ा वीक है, ठीक है। मैं पहले ओके। सिर्फ जीए पढ़ती थी, तो हम्म उससे ना मेरे याद नहीं होता था। तो हम्म अभी लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हिसाब से टॉपिक वाइज नोट बनाना शुरू करूँ। जैसे हम्म मानिए कि एसबीआई का 2 पेज ले लिया, उसमें एसबीआई रिलेटेड जो न्यूज़ आ रहा है उसमें मैं नोट करती रहती हूँ। ऐसे एचडीएफसी का ले लिया ऐसे, हम्म और पूरा अपॉइंटमेंट 3-4 पेज में कर लिया। तो ऐसे मैं वीकली जो अफेयर्स क्लाउड का आपका पीडीएफ आता है, वहां से मैं शॉर्ट करके न्यूज अपने कॉपी में नोट करती थी, तो इसलिए पूरा मेरा नोट रेडी था। और जैसे ही टाइम मिलता था मैं वो पढ़ती थी ना, तो ज्यादा याद भी होता था। मानिए कि हम्म आपका एक कॉन्सोलिडेटेड चीज होता है, तो आप एक पेज देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाता है। तो ऐसा करने पे जब मैं एग्जाम हॉल पे बैठी थी, तब ना मुझे ऑप्शन भी चेक नहीं करना पड़ता था, मुझे क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता था आंसर क्या है। जो मेरा पिछले टाइम आईबीपीएस क्लर्क में हुआ था, मुझे ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। पर जैसे मैंने नोट करके पढ़ा ना इस बार जीए, तो मेरा जीए मतलब बहुत ही अच्छा रहा था, मतलब मैं जैसा स्टूडेंट आई हूँ गॉट उस योर पॉइंट। हिसाब से। आई गॉट योर पॉइंट। तो तो बेसिकली, हाँ तो ज्यादातर लोग आई गॉट योर पॉइंट। बेसिकली व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि जब भी आप कुछ भी जीए से पढ़ते हैं तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, बजाय कि आप किसी की पीडीएफ पे रिलाई कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ डेली जो आप क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर रहे हैं, डेली 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं या फिर आप मॉक लगा रहे हैं, उसके ऊपर रिलाई करने से बजाय आप अपने नोट्स बनाएंगे तो लास्ट में आपको वो रिवाइज करने में भी हेल्प मिलेगी, और आपको इसको इजिली कर सकते हैं।
और ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हो और चांसेस है कि उसको ज्यादा रिटेन कर सको। ठीक है, तो ये एक की पॉइंट जो है इन्होंने शेयर किया। आगे चल के हम बात करते हैं कि आपको सबसे टफेस्ट सेक्शन कौन सा लगता था? मुझे सभी सेक्शन इक्वली टफ लगता था। नहीं, स्टिल ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ ये सेक्शन ऐसा है कि ये सेक्शन जो है ये नैया डुबा देगा मेरी, एक अंदर से फियर होता है कि हाँ ये बाकी तो चलो मैं कर लूंगी या कर लूंगा। ये एक ऐसा सेक्शन है, इससे मुझे हमेशा फोबिया है या डर है, तो एक आधा सेक्शन तो हर बच्चे का होता ही होता है। तो स्टिल ऐसा कोई सेक्शन है तो शेयर कीजिए। तो सर मैं बताऊंगी इंग्लिश एंड मैथ। ओके, तो आपकी इंग्लिश एंड मैथ्स वीक रहे। चलिए अब मैं बात करता हूँ मैथ्स में। अगर मैं बात करता हूँ तो आप एक बार ये बता दीजिए कि आपने जो सबसे पहले बेसिक्स अर्थमेटिक में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि अर्थमेटिक कहाँ से करे, क्योंकि अगर अर्थमेटिक नहीं क्लियर होगा तो डीआई भी नहीं क्लियर हो पाएगी, राइट? तो वो सीधी सीधी सी बात है। तो अर्थमेटिक कहाँ से आपने क्लियर किया या फिर आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे क्लियर किया? सर मेरा ना मतलब मेरा बेसिक क्लियर ही था, मैंने ऐसे ओके। टॉपिक वाइज कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, हम्म। और हम्म। मेरा प्रीलिम मतलब मैथ्स में वैसे कोई टॉपिक में इशू नहीं है। जो इशू मेरा होता है मैथ्स में वो हम्म। कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक हो जाता है। मतलब मेंस का जो डीआई होता है ना सर, वो हम्म। इतना लेंदी होता है। वो मैं शुरू एक जगह से करती हूँ, पूरा टाइम पूरा कंसंट्रेशन अगर ब्रेक थोड़ा सा भी होता है ना, तो वो डीआई मेरा गलत हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और ठीक से बनता नहीं है। तो इसी बात का मेरा मैथ से डर लगता है कि वो मतलब इतना लेंदी क्वेश्चन होता है कि करते करते कहीं से भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो हम्म। आपका हम्म। टाइम भी पूरा चला जाएगा, और डीआई का बिल्कुल। चार्ट ठीक से नहीं बना तो 5 क्वेश्चन में मतलब वो बनेगा ही नहीं। तो ये हम्म। मेरा मैथ्स में बहुत डर लगता है। मतलब कोई टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है, इस बात हम्म। से मैथ से डर लगता है। और सेम अगर इंग्लिश की भी आप बात करें तो मुझे कभी कभी आरसी ऐसा आ जाता है कि ऐसा कुछ वोकैब आ जाता है जिसका मुझे पता नहीं है मीनिंग, क्लॉज टेस्ट में ऐसा कुछ आ जाता है, तो इसीलिए डर लगता है। और ऊपर से ग्रामर मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि वो मैं चाहे जितना भी प्रैक्टिस करूँ मुझसे नहीं बनता है। तो मैं एरर ओके। डिटेक्शन को थोड़ा सा लास्ट में करके आरसी और वो क्लॉज टेस्ट हो गया ऐसा ऐसा मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए सर, और एक बात इम्पॉर्टेंट है, ग्रामर बैंकिंग में जैसा क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो आरसी वगैरह आता है या मानिए जो आपका पैराबल आते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस देते हैं, और उसका सही से मतलब क्या है वो समझने के लिए आपको बेसिक ग्रामर चाहिए। मतलब कौन सा सब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा फेज हो गया, कौन सा वर्ब हो गया, वर्ब कौन हम्म। सी टेंस पे है, इन सब के लिए मतलब बेसिक ग्रामर तो चाहिए। और सर बिल्कुल। मैं आपको एक बात के लिए थैंक्स बोलना चाहूंगी कि हम्म। मेरा पहले मेरा आपसे बात भी हुआ था आईबीपीएस क्लर्क में, मेरा इंग्लिश में सिर्फ 10 मार्क्स आए थे 40 में से, तो मेरा बहुत ठीक ही है। मतलब होप लूज हो गया था। तो हाँ। मैं फोकस करना ही चाह रही थी ज्यादातर आरसी में। मैंने आपसे पूछा था हम्म। कि आरसी कैसे अपना इम्प्रूव करे, तो हम्म। आपने तब बोला, आपने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब में जो मुझे हम्म। सजेस्ट किया था देखने के लिए, वो सच हम्म। में बहुत हेल्पफुल था। उसमें आपने बोला था हम्म। कि आजकल का जो आरसी आ रहा है वो हम्म। डेटाबेस नहीं आ रहा है, वो ज्यादा हम्म। अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा है। तो बिल्कुल। तुम्हें पूरा आरसी को सही से समझ के फिर आंसर हम्म। करना है। तो पहले क्वेश्चन मत पढ़ो, क्वेश्चन हम्म। का आंसर मत ढूंढो, पहले हम्म। पूरा आरसी पढ़ लो, समझ लो, हम्म। फिर आंसर करो। मैंने ऐसे ही अप्रोच इस बार मतलब एग्जाम में करने की कोशिश की, और सच बता रही हूँ इसमें वो मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगा है। और इसके लिए भी ग्रामर का तो मतलब होता ही हम्म। है, चाहिए हम्म। आपको नॉलेज, हम्म। अदरवाइज आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और ठीक है। दूसरी बात, आपके क्लास ज्वाइन करने के बाद जो आप एक टास्क देते थे हम्म। समरी राइटिंग का, हाँ। हिंदू का एडिटोरियल पढ़ के उसका समरी राइटिंग, हमारा टेंडेंसी ये होता है सर ज्यादातर बच्चों का, हम बस रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। पर जब बिल्कुल। ये टास्क आ जाता है ना आपको समरी राइटिंग करना हाँ। है, तब आप सिर्फ रीड नहीं कर मतलब तब बहुत सारे जगह पे जहाँ पे आप अटकते हो वो बार बार हम्म। रीड करके आपको हाँ। समझना पड़ता है। तो एक एग्जैक्टली। हैबिट नए से ग्रो होता है कि नहीं समझना है ऐसे, बस रीड नहीं करना। ये हम्म। हैबिट ग्रो करने के लिए वो समरी राइटिंग जो आपके क्लास में हम लोगों ने किया हम्म। था मुझे हम्म। बहुत हेल्प किया है। ठीक है, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपने बेसिकली क्या किया, प्रैक्टिस की या फिर कोई
स्पीड टेस्ट दिए या फिर क्या किया? हाँ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी प्रीलिम्स के लिए। तो जैसे मानिए कि पहले तो एक करती थी, पर जैसे जैसे एग्जाम करीब आ जाए, 2 3 4 जैसे आपको टाइम मिले आप करते रहे। और हम्म। मेंस के लिए मेंस के लिए लोग बोलते हैं कि पेपर सबमिट करके फिर एनालिसिस करो, पर ऐसा मैं नहीं करती, मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करती थी। फिर देखिए, इससे चाहे मेरा 2 घंटे या 2.5 घंटा ज़्यादा लग रहा हो, पर इससे ना एक माइंड सेटअप हो जाता है कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना नहीं चाहिए कि इसको टच करना चाहिए कि स्किप करके निकल जाए। पर अगर आप टेस्ट नहीं दे के सिर्फ सबमिट करके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये माइंडसेट नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा मेंस का पेपर अटेम्प्ट करती हूँ, फिर मैं एनालिसिस करती हूँ। ओके, तो आप कहने का मतलब ये है कि आप पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको रियल एग्जाम वाली एक बार हम्म फीलिंग आए, राइट? ठीक है। हम्म और हम्म हम्म इसके बाद सेकेंड थिंग जो है, इंग्लिश में क्या न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है वो पढ़ना मैंडेटरी है या नहीं है, उसके बिना भी हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत ही यूजफुल है। मतलब वो तो रोज ही पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, जिससे आप आरसी हम्म। वगैरह ज्यादा अच्छे हम्म। से कर पाएंगे। आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगा। मतलब वो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं ना, उसको हम्म। मतलब पढ़ के क्या मीनिंग है जल्दी समझ आ जाता है, अगर रीडिंग की हैबिट रहती है तो। और ऊपर से वोकैब भी रिवाइज ही होते रहते हैं, क्योंकि जो थोड़ा हम्म। सा टफ वर्ड होते हैं वो हिंदू में देखा जाता है बार बार, तो वो हम्म। भी बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। हम्म। और ऐसा भी होता है कि एक बार हमें जो वर्ड्स हैं शफल होते रहते हैं, कि एक बार आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि इनका मीनिंग क्या है, वही जो वर्ड्स हैं रिपीट होते रहते हैं। तो उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है जब आप रीड करते हैं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल के बिना काम नहीं चलेगा जो बच्चा बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, राइट? चलो, हमें ये बातें थोड़ी सी पता चले। उसके बाद आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, स्कूलिंग है, उसका कोई रोल रहा है या फिर उसका कोई रोल नहीं रहा? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर डेफिनेटली रोल रहा है। एक्चुअली मैंने तो बीटेक किया है। उसके बाद मेरा हम्म। 2016 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। 2016 तक मतलब हम्म। 4 साल मेरा कॉलेज का जो हम्म। था ना, तो 4 साल मैं स्टूडेंट हम्म। पढ़ाती थी, बच्चों को मैथ्स कराती। हम्म। तो इसके लिए ओके। क्या है कि जो टॉपिक अभी हमारा बैंकिंग में आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपका क्लास 8 9 10 की मैथ से आ जाती है। तो इसलिए मुझे हम्म। टॉपिक हम्म। में कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसमें टच में थी। फिर 2016 से लेकर 19 तक, मतलब शादी तक मैंने जॉब किया है। तो तब हम्म। थोड़ा सा डिटैच थी स्टडी से, पर फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एजुकेशन का तो डेफिनेटली रोल रहा है। ओके। तो कहने का मतलब आपकी स्कूलिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आपके जो फंडामेंटल्स थे वो क्लियर थे, जैसे कि आपने पहले बताया मैथ्स में अगर दिक्कत थी तो वो ये थी कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वाइल सॉल्विंग अगर एक बार दिक्कत होगी तो वो सारी मेहनत पानी हो जाएगी। तो ये आपका हम्म। सबसे बड़ा फोबिया था। ओके, हाँ मैं हाँ, समझ यही गया आपकी मतलब बातें। मेरा और फोबिया है मैथ में। हाँ, तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि क्या एक एवरेज जो स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को, बैंकिंग के एग्जाम को क्रैक कर सकता है? कि जबकि आपको पता है कि इतना थ्रोट का कंपटीशन है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि सपोज करते हैं कि एवरेज का मतलब क्या है, कि जिसने स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया, स्कूल में उसने बेस नहीं बना, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने आर्ट्स किया है, जैसे आपने बोला आपने बीटेक किया है, तो यू वर मतलब आप मैथ्स के टच में थी, राइट? लेकिन जो जिस स्टूडेंट ने आर्ट्स किया है, हिस्ट्री कल्चर पढ़ा है, वो तो अब नहीं आता बैंकिंग में, तो वो कैसे कोप अप कर पाएगा? वो कोप अप कर सकता भी है या नहीं कर सकता? तो एवरेज स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ऐसा कोई बात नहीं कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो नहीं कर सकता है। कोई चाहे तो हम्म। डेफिनेटली कर सकता है। और आर्ट्स में भी आपको क्लास 10 तक तो मैथ करनी ही पड़ती है। और हमारे में ऐसा हम्म। कोई 11 12 बीएससी वगैरह का मैथ्स नहीं आता। तो क्लास 10 तक की तो हम्म। मैथ्स है ही। और अगर किसी का बेसिक स्ट्रांग बिल्कुल। नहीं भी है तो वो 3 4 महीना टाइम लेके उसको कर ही सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें नॉर्मल एरिथमेटिक से रिलेटेड है, जो हमारी डेली लाइफ की। मतलब आप एक चीजें दुकान में खरीदने भी जाएंगे तो उसके लिए भी जो हम्म। हिसाब करना पड़ता है, तो इतना तो डेली लाइफ का मैथ यूज करके वो बैंकिंग का मैथ कर सकता है। हम्म। ऐसा भी कोई बैंकिंग ओके। का मैथ डिफिकल्ट नहीं है। जो चाहिए वो चाहिए आपका स्पीड विथ एक्यूरेसी, उसके लिए तो प्रैक्टिस से भी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो मैथ्स आ रहा है, बेसिकली जो सिलेबस है वो 10 तक का ही है, लेकिन जो बैंक है ये आपकी हाँ, स्पीड 10 चेक तक करता का है ही। बेसिकली, और एक्यूरेसी चेक करता है, राइट? और एक और क्वेश्चन मेरे राइट। माइंड में जो आ रहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इज इट ऑल अबाउट
choosing the right questions, or is it about your speed? What is it is all about? डेफिनेटली चूजिंग द राइट क्वेश्चन, और आपको समझ में भी आना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे मानिए मुझे अभी तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का मैथ करना ही नहीं आता, पर फिर भी तो मेरा सिलेक्शन हुआ ना। तो पहले से ही आप सोच के चलिए कि आपका मेन एरिया, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ पे है, वहां पे ही थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करेंगे रैदर कि सब कुछ कवर करना है, तो वही बेटर है। जैसे एक रीजनिंग में भी होता है आपका रिलेशनशिप के साथ सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, मेंस में ऐसा आता है, तो वो तो मैं कभी प्रैक्टिस ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मुझे हॉल में जाके वो अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ओके, तो इसका मतलब आप ठीक है, कैलकुलेटिव तो रिस्क ले सकते हैं। हाँ हाँ, डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। तो बस यही मुझे पूछना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको, मतलब जैसे आपने बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं आते थे, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा वो भी होता है कि कुछ जो चीजें अभी हैं भी वो नहीं वीक आता पॉइंट्स है। सर। ठीक है, तो अभी भी नहीं आता, तो वही है कि आप, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है कि अगर आप उसमें वीक है, तो आप उसको कैलकुलेटिव रिस्क के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसको छोड़ सकते हैं कि हाँ, अगर मैं ये टॉपिक छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो बाकी जो टॉपिक्स है उसमें ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ सकते, अगर मैं बोलूंगा परसेंटेज ही छोड़ दोगे तो परसेंटेज छोड़ दोगे तो रेशो कैसे होगा, हाँ रेशो कैसे हाँ होगा, हाँ तो हाँ वो हाँ, वो टॉपिक तो बेस नहीं नहीं छोड़ होएगा। सकते। इफ समथिंग इज डिफरेंट तो आप उस चीज को निग्लेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं। चलिए, और उसके बाद बच्चे ये पूछते हैं कि जो मॉक्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, आपको मॉक्स ने कैसे हेल्प किया? जो आप मॉक्स हैं वो प्रीलिम्स के लिए देते थे, मेंस के लिए देते थे, या दोनों के लिए दिए? कब दिए, कितने दिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मॉक तो डेफिनेटली हेल्प करता ही है सर। प्रीलिम्स का हम्म मॉक जो होता है वो आपका स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ हम्म प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम्म आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, हम्म पर एग्जाम में आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन करना है। तो हम्म प्रीलिम्स का मॉक देने से आपको आप एक माइंडसेट बना लेते हैं कि जैसे ही मेरा मैथ्स का सेशन चालू होगा तो पहले ही जितना भी क्वेश्चन आएगा मैं पूरा जंप करके चली जाऊंगी सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन पे, फिर मैं नंबर सीरीज कर लूंगी, फिर मैं डीआई कर लूंगी, फिर मैं अरिथमेटिक पे जाऊंगी। तो ये जो माइंड सेट है ना, और उसको कैसे 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 करना है, ये सब आपको मॉक देने से ही आएगा। या फिर रीजनिंग में आप चले जाइए, पहले मैं हम्म छोटा 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 कर लेती हूँ, जैसे मतलब सिलॉग्स हो हम्म गया, हम्म इनइक्वालिटी हो गया, फिर पजल की तरफ जाना। मतलब ये सब ऐसे ऐसे कैसे करना है चीजें एग्जाम में जाके, तो ये मॉक से ही आता है। तो प्रॉपर बेसिकली, स्ट्रैटेजी हाँ, एग्जाम में आपका क्या बिल्कुल, होगा। एग्जैक्टली तो इनके कहने का बेसिकली मतलब ये है, जो मैं समझ पाया, कि चूजिंग द राइट क्वेश्चन, वो समझ जो बिल्ड होगी वो आपको मॉक देने से ही होगी। आपको पता चलेगा कि जॉब लेना इज नॉट अबाउट पे है और सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, इट्स अबाउट सॉल्विंग द राइट क्वेश्चन। अगर आप राइट क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन छोड़ना है और ये क्वेश्चन करना है, तो वो जो समझ एक बिल्ड होगी वो क्लासरूम में नहीं होगी। क्लासरूम में तो हम कंसेप्ट डील करेंगे या फिर क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, वो तब होगी जब आप उसी प्रेशर में जाएंगे, और वो प्रेशर जो है वो एक मॉक देगा आपको। और इन्होंने जैसे बताया कि जो मॉक है वो भी आपको पूरा सबमिट करना है, बीच में नहीं छोड़ना कि आपको बीच में छोड़ दिया, सबमिट कर दिया, फिर उसको चेक कर लिया, ऐसा नहीं, आपको पूरा फुल लेंथ मॉक देना है। राइट, तो मैं ये बात आपकी समझ पाया। राइट और सर। बिल्कुल सही। और उसके बाद आप जो मॉक्स हैं, जैसे आपने बताया एनालिसिस करते थे, तो वो फुल मॉक देना है, उसके बाद ही एनालिसिस करना है, बीच में नहीं छोड़ना। राइट, ठीक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो आप एक लास्ट क्वेश्चन है कि उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, उन एस्पिरेंट्स को या उन स्टूडेंट्स को जिनका इस बार नहीं हुआ, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, इस बार नहीं हुआ का मतलब ये नहीं है कि बाद में भी कभी नहीं हुआ। मेरा भी पहले बहुत बार नहीं हुआ फेज गया है लाइफ से। तो हम्म बस यही सोचे कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है एग्जामिनेशन। हम्म ध्यान से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अगर किया जाए तो हो जाता है। तो ओके इसमें मतलब बहुत होपलेस होने का या बहुत निराश होने का कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट टाइम तो श्योर हो जाएगा। ओके। और एक क्वेश्चन और आ रहा है माइंड में, जो 10 दिन थे, तभी हो सकता है जैसे आपको बताया एसबीआई पीओ आने वाला है, अब पीओ में भी ऐसे हो सकता है कि वो प्रीलिम्स के बाद 10 दिन या 20 दिन का ही टाइम दे। तो वो 10 दिन में आप किन चीजों पे फोकस करते हैं? आप मॉक्स पे फोकस करते हैं, या फिर अपने कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, या फिर किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? वो चीज बताइए।
सर मीन्स का मॉक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और उसको एनालिसिस करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने हम्म, 10, अगर मेरे पास 10 दिन होगा तो मैं हर एक ऑल्टरनेटिव डे पे मॉक दूंगी और हम्म, फिर उसके बाद वाले दिन एनालिसिस करूंगी, और मैक्सिमम टाइम मैं जीए को दूंगी। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कुछ भी नया अगर नहीं दस पढ़ना। दिन का गैप है। हाँ, अगर ठीक है, तो आपने बोला कि 10 दिन का गैप है, तो आप अल्टरनेट डेज पे जो है मॉक्स देंगी और उसको एनालिसिस करेंगी, और कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो अभी आता है, जितना आता है नहीं उसी नहीं पे हम नहीं काम नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं जी, इतना आता है। ठीक है, तो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप ने हमारे साथ बातचीत की, और अभी एसबीआई पीओ आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप जरूर देंगे मुझे लगता है एसबीआई पीओ। हाँ ठीक है। हाँ, मैं और अटेम्प्ट करूंगी। हाँ, चलिए ठीक है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप उसमें भी जो है सक्सेस हासिल करें, और उसका भी हम एक बार फिर से इंटरव्यू करेंगे। और चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतनी ही थैंक यू बात सर। करेंगे। हाँ, आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। आई होप आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कहाँ पे हमें काम करना चाहिए, मॉक्स को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो बैंकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। और एक क्वेश्चन और भी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्या पूछते हैं कि बैंकिंग के साथ साथ अगर अब एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो दोनों के साथ कोप अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर एनी आइडिया अबाउट ऑब्वियसली इट? इसके बारे में नहीं आइडिया है, नो ओके, ओके, आइडिया। ओके, ओके, क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं की, आपको आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है। आपके और कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है तो? पर मैं हाँ, इतना भी कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान कुछ भी चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं, ये क्या कर सकता है, ऐसा मतलब सेल्फ डाउट ना ही रहे इंसानों में तो अच्छा है। कुछ भी चाहे तो इंसान कर सकता है। हाँ, वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल थॉट है, तो वो हो सकता है, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के बात करनी है, राइट? क्योंकि अभी जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिचुएशन पॉइंट है, घर से प्रेशर है, फैमिली से प्रेशर है, फ्रेंड से प्रेशर है, समाज से प्रेशर है कि जॉब लेनी है, तो एक राइट अप्रोच होनी चाहिए, बेसिकली गाइडेंस होनी चाहिए कि मैं वहाँ पे जीए भी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो वो बैंकिंग में नहीं आएगी, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब आने वाले टाइम में सीईटी आएगा, उसका क्या होगा वो तो ना तो आपको पता है, मुझे पता है, वो तब देखेंगे। तो वही है कि इस टाइम पे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इधर यू आर डूइंग बैंकिंग और एसएससी, और तो आप किसी एक ही लाइन में जाइए, दो में जाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी फेस होगी, और हो सकता है कि टाइम लग जाए। वो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिनका पहले से बेस बना हुआ है, तो वो कुछ सब्जेक्ट्स पे हाँ काम करके हाँ कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, आप नए सिरे से तैयारी करने जा रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो आप एक ही लाइन को चूज कीजिए। ये मेरी लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट थी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और कोई डाउट्स है आपके तो वो हाँ। कमेंट्स कर सकते हैं, तो आपको उसका जरूर डाउट जो सोल्यूशन है या फिर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।